हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप यू आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 8 स्टैंडर्ड का जो सोशल साइंस का बुक है, उसमें से चैप्टर नंबर 2 रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ये 7th पार्ट है। और इस चैप्टर में हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिंग इंडिया मीन्स भारत का प्रशासन किस तरह से है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये फाइनल पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का। आपको बता दूं कि इस चैप्टर को मैंने 7 पार्ट में डिवाइड करके रिलीज़ किया है। साथ ही साथ इसका एक मास्टर वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, वहाँ पर जाकर आप पूरा चैप्टर भी समझ सकते हैं। चलिए फिर बिना बात गवाए शुरू करेंगे रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, इसमें से एडमिनिस्ट्रेटिंग इंडिया, ये पार्ट को डिटेल में समझने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिंग इंडिया, भारत का प्रशासन कैसा था, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कैसा है, आप यहाँ पे हम समझेंगे। द दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस अ पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड ऑन द सुल्तान who possessed absolute authority as the political and military head। अब ये जो दिल्ली सल्तनत थी, उसका जो शासन चल रहा था वो किसके अराउंड घूमता था, तो वो पूरी तरह से सुल्तान पर टिका हुआ था। who possessed absolute authority, और ये जो सुल्तान है उसके पास क्या था, तो absolute authority as the political and military head। सुल्तान एक ऐसा था कि उसके पास राजनीतिक मीन्स पॉलिटिकल और मिलिट्री हेड मीन्स सैनिक, दोनों ही मामलों में सबसे ज़्यादा उसके पास अधिकार थे। एंड हुज ड्यूटी, और उसका जो काम था, ड्यूटी क्या थी उसकी, अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकलर, जो उस समय के इतिहासकार है उनके अनुसार सुल्तान का क्या काम था, उसमें बताया गया है कि डिफेंडिंग द टेरिटरीज ऑफ इस्लाम अगेंस्ट पॉसिबल अग्रेशन, collecting fees and taxes, and keeping in touch with public affairs and the condition of people by personal contact। क्या काम था उसका, तो इस्लाम की जो सीमा है उसकी रक्षा करना, अंडरस्टैंड, डिफेंडिंग द टेरिटरीज ऑफ इस्लाम अगेंस्ट पॉसिबल अग्रेशन, कलेक्टिंग फीस एंड टैक्सेस, जो फीस है, कर या फिर टैक्सेस, इनको वसूलना, वो लेना, उसे कलेक्ट करने का काम। और उसके बाद और जो काम है वो कीपिंग इन टच विथ पब्लिक अफेयर्स एंड द कंडीशन ऑफ पीपल बाय द पर्सनल कॉन्टैक्ट। ये तो हो गया। इसके साथ साथ जो जनता की हालत है उसकी जानकारी लेना, ये भी उसका काम था। किसका, सुल्तान का। ठीक है, लोगों की कंडीशन के बारे में भी देखना। और कैसे देखेंगे कंडीशन, तो बाय पर्सनल कॉन्टैक्ट, लोगों के साथ पर्सनली कॉन्टैक्ट करके। द सुल्तान वॉज हाउ एवर असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स who were in charge of various departments of the sultanate। अब ये जो सुल्तान है उसको कौन मदद, असिस्ट करना मीन्स मदद करना, उसे कौन मदद करता था तो उसको मदद करने के लिए मंत्रियों की एक परिषद हुआ करती थी, मिनिस्ट्री। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, मंत्री की परिषद हुआ करती थी, जो अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग जो विभाग है उनकी वो बारीकी से देखभाल करते थे ये सब मिनिस्टर्स, और ये सब मदद करते थे सुल्तान को उस टाइम पीरियड में। ये एक उसका एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन हम समझ सकते हैं। वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द इक्ता सिस्टम, इन विच टेरिटरीज वर असाइंड टू नोबल्स, इक्तेदार्स, टू कलेक्ट टैक्सेस विच माइनस एक्सपेंसेस वर सपोज टू गो टू द सुल्तान्स ट्रेजरी। दे वर नीडेड इन पर्टिकुलर टू मेंटेन द आर्मी। अभी ये जो प्रशासन है उसका, सुल्तान का, वो सबसे इम्पोर्टेंट, उसमें से एक महत्वपूर्ण जो एक तरीका था वो क्या था, तो इक्ता सिस्टम, एक इक्ता प्रणाली उन्होंने सेटअप की थी। और इसमें क्या था, इन विच टेरिटरीज वर असाइन टू नोबल्स को बोला जाता है इक्तेदार, अंडरस्टैंड, जो अधिकारी है, अमीर ऐसे अधिकारी, उनको ये टेरिटरी जो है उनको क्या किया जाता था, इसे अलग अलग इसमें बांट दिया जाता था हर एक टेरिटरीज को, अंडरस्टैंड। किसके लिए बांट दी जाती थी टेरिटरीज, टू कलेक्ट टैक्सेस, कर वसूलने के लिए, अंडरस्टैंड। मीन्स ये जो इक्तेदार है, ये जो नोबल है, अधिकारी जो है, वो क्या करते थे, वहाँ से टैक्स वसूलने का काम करते थे। टैक्स वसूलने के बाद में माइनस एक्सपेंसेस, जो उनका खर्च है वो उसे निकाल लेना। वो सपोज टू गो टू सुल्तान्स ट्रेजरी, और खर्च निकाल कर बाकी जो पैसा रहेगा वो कहाँ पे जाएगा, तो सुल्तान के खजाने में वो भेजते थे। ये काम होता था इक्तेदार का। ट्रेजरी मीन्स खजाना। दे वर नीडेड इन पर्टिकुलर टू मेंटेन द आर्मी।
ओके। और खासकर ये जो पैसा था ये किसके लिए यूज़ किया जाता था? सेना चलाने के लिए इसके इन पैसों की ज़रूरत होती थी। द सिस्टम क्रिएटेड अ नेटवर्क ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स लॉयल टू द सेंट्रल अथॉरिटी बट देयर पोस्ट्स वर नॉट हेरिटरी। इसका मतलब ये कि ये जो व्यवस्था थी ये क्या कर रही थी? तो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स जो स्थानिक प्रशासक है उनका एक ऐसा नेटवर्क बनाती थी ये व्यवस्था कि जो क्या रहे, तो जो सेंट्रल अथॉरिटी मीन्स केंद्रीय सत्ता है उससे वफादार रहे, लॉयल रहे। बट देयर पोस्ट वर नॉट हेरिडिटरी, मगर ये जो उनकी जो पोस्ट दी जाती थी, उनकी जो पदवी होती थी वो हेरिडिटरी मीन्स अनुवंशिक नहीं होती थी। मीन्स एक अगर मेरा बेटा आगे बनेगा तो उसके बेटा नहीं बनेगा, इस तरह से कोई भी सिस्टम उसमें नहीं थी, अनुवंशिकता का उसमें कोई स्कोप नहीं था। वाइल taxes were levied on trade at every stage, the burden fell most heavily on the peasantry, and some contemporary accounts report considerable cruelty in extracting revenue from the land. व्यापार जो था, अंडरस्टैंड, उस व्यापार पर हर जगह पे क्या किया जाता था? तो टैक्स लगाया जाता था, मीन्स कर लगाया जाता था। अंडरस्टैंड। द बर्डन फेल मोस्ट हेवीली ऑन द पीजेंट्स, और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो बोझ था करों का वो किस पे लगा, किस पर पड़ता था? वो किसानों पे वो पड़ता था। एंड सम कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स रिपोर्ट कंसिडरेबल क्रूएल्टी इन एक्सट्रैक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड। कुछ ऐसे समकालीन हमें विवरण मिले हैं या फिर वो बताते हैं कि जो ज़मीन के रिलेटेड कुछ कर वसूलने हैं उसमें काफ़ी कठोरता का यूज़ किया गया है। मीन्स बहुत ही उसे जो रिवेन्यू लेना है, कर लेना है ज़मीन पर, ज़मीन से, उसे बहुत क्रूरतापूर्वक क्या किया जाता था? तो वसूला जाता था। ये भी कुछ ऐसे विवरण मिले हैं कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड के, उस टाइम पीरियड के या फिर समकालीन। द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, अभी मुगल प्रशासन का ढांचा कैसा था, फ्रेमवर्क कैसा था, ये दिया देखो यहाँ पे। दिल्ली सल्तनत का आपको समझ में आ गया, अभी मुगलों के बारे में समझेंगे। एमिंग एट ग्रेटर कंट्रोल एंड एफिशिएंसी, अकबर रीऑर्गेनाइज हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। क्या करना? एमिंग एट ग्रेटर कंट्रोल, अधिक नियंत्रण, एंड एफिशिएंसी मीन्स दक्षता। इसके लिए इसे प्राप्त करने के उद्देश्य से अकबर ने क्या किया? तो उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, प्रशासकीय मशीनरी, इसे फिर से बनाया, इसका पुनर्गठन किया। द दीवान टुक केयर ऑफ द फाइनेंस, दीवान जो है वो वित्त का ध्यान रखता था, अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज है उसमें। वाइल द मीर बख्शी लुक आफ्टर मिलिट्री मैटर्स एंड द खान ए सामान वॉज इन चार्ज ऑफ पब्लिक वर्क। अभी मीर बख्शी का क्या काम है? तो जो सैन्य मामले हैं उनकी देखरेख करना उसका काम था। खान ए सामान जो है उनका काम था पब्लिक वर्क, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। ये जो चीज़ें हैं जैसे कि सार्वजनिक निर्माण, व्यापार जिसे बोला गया है, ट्रेड, इंडस्ट्री मीन्स उद्योग, और एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, उसके साथ साथ और क्या काम होता था खाने सामान को? बिसाइड द रॉयल हाउस होल्ड, और जो शाही मीन्स ग्रह है, गृहस्थी को भी देखने का काम ये खाने सामान को करना होता था। द सदर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर जस्टिस, रिलीजियस एंड एजुकेशनल मैटर्स। सदर जो थे उसे न्याय, धार्मिक और शैक्षणिक मामलों के लिए उत्तरदायी बनाया गया था। सच मिनिस्टर्स वर असाइंड टू ईच ऑफ द एम्पायर्स 12 प्रोविंसेस मीन सूबा, ओके, जो प्रांत है उन्हें बोला गया है प्रोविंसेस। तो इसी तरह की जो मिनिस्ट्री है, इसी तरह के जो मिनिस्टर हैं, मंत्री है, वो क्या किए गए थे? तो क्या किए थे अकबर ने? ये पूरे 12 सूबा जो है या फिर 12 जो प्रांत है उसमें उन्हें नियुक्त किया था। हर प्रांत में इस तरह के मिनिस्टर्स रहेंगे। विच वर फर्दर सब डिवाइडेड, बाद में इन्हें क्या किया गया? तो छोटे भागों में भी बांटा गया। with effective checks and balances enforced between the government officials, understand। और क्या किया गया? तो सरकारी जो अधिकारी है उनके बीच में नियंत्रण और संतुलन लागू किया गया था। At the village level, traditional structures of self-governance continue more and less undisturbed। अभी आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो विलेज लेवल है, गांव स्तर पर
जो उनका सेल्फ गवर्नमेंट चल रहा था ट्रेडिशनली, जो पारंपरिक रूप से उनका स्वशासन की जो रचनाएं थी, उन पर कोई भी निर्बंध लगाए नहीं गए थे, किसी भी बाधा के वो जारी रखे। किसने? अकबर ने। आगे दिया देखो, अकबर ऑल्सो इंस्टीट्यूटेड द मनसबदारी सिस्टम। अकबर ने क्या किया? तो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की। एज द अबुल फजल रिकॉर्डेड इन हिज एन अकबरी विच डिस्क्राइब्स अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। जो अबुल फजल है उसने अपनी आईन अकबरी में अकबर के प्रशासन का उसने वर्णन किया है, और उसमें लिखा, क्या लिखा उसने? विच डिस्क्राइब, इसमें उसने लिखा है कि मनसबदार्स मीन्स ऑफिसर्स अकॉर्डिंग टू देयर mansab means rank were expected to maintain a precise number of elephants, horses, camels as well as troops for the state। उसमें आईन अकबरी में अबुल फजल ने लिखा कि जो मनसबदार है मीन्स अधिकारी जो है वो क्या करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू देयर मनसब मीन्स उनके रैंक के हिसाब से, उनके पद के हिसाब से। अंडरस्टैंड? ये जो मनसबदार क्या करेंगे? तो वे आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन, उनका काम रहेगा कि उनके पद के अनुसार वो राज्यों के लिए क्या करेंगे? तो निश्चित ऐसी संख्या में, एक फिक्स ऐसी संख्या में क्या रखेंगे? तो एलिफेंट्स मीन्स हाथी, घोड़े, उसके बाद कैमल्स मीन्स ऊंट, और एक प्रिसाइज नंबर में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ट्रूप फॉर द स्टेट, और सैनिक रखने की जिम्मेदारी उनको दी गई थी। किसे? मनसबदार को। अंडरस्टैंड? This made it possible to assemble an army at a short notice without having to maintain a permanent centralized army। इसका एक फ़ायदा ये होता था कि जो कोई भी ऐसी परमानेंट आर्मी रखे बगैर भी क्या होता था? तो थोड़ी समय में ही बहुत बड़ी सेना इकट्ठी की जा सके। अंडरस्टैंड? रेगुलर इंस्पेक्शंस वर कैरिड आउट टू इंश्योर कंप्लायंसेस। क्या होता था? तो नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए नियमित निरीक्षण भी किया जाता था। मनसबदार्स वर जनरली पेड बाय बीइंग असाइन लैंड, जिसे जागीर कहा जाता था, एंड वर देयरफॉर आल्सो नोन एज जागीरदार। अभी ये जो मनसबदार है उनको आमतौर पर क्या दी जाती थी? ज़मीन दी जाती थी, ज़मीन में जागीर दी जाती थी, और इससे उनको सैलरी दिया जाता था, मीन्स भुगतान किया जाता था। अंडरस्टैंड? वो जो काम करेंगे उसका उससे हम क्या बोल सकते हैं? उसका भुगतान किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ लैंड, ज़मीन देकर उन्हें पर्टिकुलर ज़मीन का टुकड़ा असाइन किया जाएगा, जिसे जागीर बोला जाता था। और इसी की वजह से इन मनसबदार को बाद में इन्हें ही क्या बोला गया? तो जागीरदार भी कहा गया है। डिस्पाइट अकबर्स ग्रोइंग टॉलरेंस फॉर डिफरेंट फेथ्स, non-Muslims were kept in minority in the higher echelons of administration। अभी अकबर जो थे वो उनकी जो क्या थी? तो सहिष्णुता थी, टॉलरेंस जो था उनका, वो विभिन्न धर्मों के लिए बढ़ने के बावजूद भी, मीन्स वो टॉलरेट थे बाकी धर्मों के बारे में, फिर भी जो नॉन मुस्लिम्स थे दे वर केप्ट इन माइनॉरिटी। फिर भी जो बड़े पद है, हायर इक्लॉन्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो बड़े पद है प्रशासन के, उस पर जो गैर मुसलमान है मीन्स नॉन मुस्लिम है उनको अल्पसंख्यक ही रखा गया था। अंडरस्टैंड? अकबर टॉलरेंट था, फिर भी उसने ज़्यादा प्रेफरेंस मुस्लिमों को दिया है, ऐसा आप यहाँ पे दे सकते हैं। कहाँ पे? तो प्रशासन के उच्च पदों पर। फॉर इंस्टेंस द टोटल परसेंटेज ऑफ नॉन मुस्लिम ऑफिशियल्स इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन रेयरली एक्सीडेड 1/3 ऑफ द टोटल एंड वॉज ऑफन मच लेस। अगर उदाहरण के लिए देखा जाए तो जो उसका प्रशासन था उसमें जो गैर मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम अधिकारी, उनका जो परसेंटेज था वो कितना था? लगभग 1/3 मीन्स 33% नियर अबाउट, इतना ही नॉन मुस्लिम का उसमें क्या था? तो प्रेजेंटेशन था, या फिर उनको ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन में लिया गया था, या फिर उससे कम भी हो सकता है। Even among Muslim officials, those of foreign origin were generally favored over those of Indian origin। अभी यहाँ तक आप ये भी देख सकते हैं कि जो मुस्लिम अधिकारी है उसमें भी जो विदेशी मूल के लोग हैं उनको इंडियन ओरिजिन मीन्स भारतीय मूल के लोगों से अधिक महत्व दिया जाता था, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, फेवर दिया गया है। ये भी आप देख सकते हैं। एक इमेज देख रहे हैं आप, कैन यू सी द इमेज? यस, फिर से देख लेते हैं एक बार। ये जो इमेज आप इसमें देख सकते क्या है? फिगर नंबर 2.28 मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ऑफ अबुल फजल
seated on a terrace with his completed chronicle before him. आप देख सकते हैं अबुल फजल जो है उनकी एक मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग आप देख सकते हैं, पांडुलिपि चित्रकला जिसे कहा गया है, और जिसमें आप देख सकते हैं कि वे छत पर बैठे हैं और उनके सामने उनकी पूरी किताबें रखी गई है। ये भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या दिया है देखो, टोडरमल अकबर्स फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस एन इफिशिएंट रेवेन्यू सिस्टम। टोडरमल जो अकबर के वित्त मंत्री थे, उन्होंने क्या किया तो एक प्रभावी ऐसी रेवेन्यू सिस्टम बनाई, राजस्व व्यवस्था उन्होंने शुरू की। क्या थी देखो वो, ही मेड डिटेल सर्वेस फॉर क्रॉप यील्ड्स एंड प्राइसेस। उन्होंने क्या किया तो फसलों की जो उपज है और उनके दामों का एक विस्तृत ऐसा सर्वे उन्होंने किया। दाम क्या होने चाहिए, क्रॉप कितना उगता है, उपज क्या है उसकी, इसका उन्होंने पूरा तरह से सर्वे किया। एंड डिटरमाइन प्राइसेस फॉर ईच क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। और इस इंफॉर्मेशन का आधार लेकर, इसी के आधार पर उन्होंने क्या किया तो हर एक फसल की कीमत उन्होंने तय की, फिक्स की। He also initiated a systematic survey of the land in the entire empire whose boosted revenue collection. He also initiated a systematic survey. उन्होंने पूरे साम्राज्य की जो ज़मीन है, जो लैंड है पूरे साम्राज्य की, इंटायर एम्पायर की, उसका उन्होंने व्यवस्थित सर्वेक्षण भी शुरू किया। अंडरस्टैंड। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो उनका रेवेन्यू है उसका कलेक्शन बढ़ गया, उसमें बढ़ोतरी हुई, बूस्ट मीन्स बढ़ गया। एंड स्ट्रेंथन द स्टेटस एपरेटस, और राज्य की जो शक्ति है वो और भी मजबूत हुई। आगे वाला जो चैप्टर है, वी विल सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट ऑफ द मराठाज इन द नेक्स्ट चैप्टर। अभी ये तो समझ लिया हमने मुगलों का और दिल्ली सल्तनत का, मगर अगले चैप्टर में हम मराठों के बारे में समझेंगे कि उनका प्रशासन कैसा है, वो किस तरह से अलग है और वो किस तरह का है। ये हम मराठों के बारे में अगले चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, ये बता दूं कि ये चैप्टर भी मैंने अपलोड किया है, द राइज ऑफ द मराठास। ओके, वो भी आप अच्छे से जाकर समझ सकते हैं। पीपल्स लाइव्स, लोगों का जीवन किस तरह से था। डिस्पाइट शिफ्टिंग पॉलिटिकल पावर्स बिटवीन द 13th and 17th centuries, India witnessed vibrant economic activities thanks to its agrarian foundation, thriving artisanal industries, community-based and temple-based economies, and extensive trade networks. 13th and 17th सेंचुरी में जो राजनीतिक सत्ता में बदलाव हो रहा था, फिर भी आप देख सकते हैं कि इंडिया विटनेस वाइब्रेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फिर भी भारत में जो आर्थिक गतिविधियाँ थी वो वैसी बनी रही। और इसके लिए इसका जो मुख्य कारण था, थैंक्स टू इट्स एग्रेरियन फाउंडेशन। ओके, इसका मुख्य कारण यह था कि जो कृषि आधारित व्यवस्था है, अंडरस्टैंड। उसके बाद थ्राइविंग आर्टिसनल इंडस्ट्रीज़, कृषि आधारित व्यवस्था, उसके बाद जो कारागिर उद्योग है, आर्टिसनल इंडस्ट्रीज़, कम्युनिटी बेस्ड एंड टेम्पल बेस्ड इकोनॉमीज, समुदाय और मंदिरों पर आधारित अर्थव्यवस्था, एंड एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क। और जो ये ट्रेड नेटवर्क है, व्यापार जिसे बोल सकते हैं हम, ये महत्वपूर्ण ऐसे कारण इसके रहे कि जिसकी वजह से इंडिया में क्या हो गया तो आर्थिक गतिविधियाँ जो थी वो जीवंत बनी रही। बिल्डिंग ऑन डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम सच एज श्रेणीज, जिसे गिल्ड्स कहा गया है, जातीज, प्रोफेशनली डिफाइंड कम्युनिटीज, द सबकॉन्टिनेंट रिमेन वन ऑफ द वेल्दीएस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं कि जो विकेंद्रित आर्थिक एंड सोशल सिस्टम में, सामाजिक व्यवस्थाओं में जो श्रेणीज है, जैसे कि श्रेणियाँ और जातीज को मतलब होता है कि ये बनती जातियाँ बनाई गई प्रोफेशनली डिफाइंड कम्युनिटीज़, जो प्रोफेशन के आधार पर, पेशे के आधार पर बना गया समुदाय, जिसे जातीज बोला गया है। एंड सिस्टम फॉर क्रेडिट, और उस टाइम पे सिस्टम थी क्या, उधार की, क्रेडिट की ये प्रणाली जो थी, इसकी वजह से द सब कॉन्टिनेंट रिमेन वन ऑफ द वेल्दीएस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। इसकी वजह से अपना जो सब कॉन्टिनेंट है ये दुनिया का सबसे वेल्दीएस्ट रीजन था। ओके, वेल्दीएस्ट क्षेत्रों में ये से एक बन गया था। द सल्तनत पीरियड सॉ सम progress in infrastructural works, especially roads in North India, bridges, a few canals and other irrigational works, apart from the creation of new cities, all of which expanded
कंसिडरेबली ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। अभी सल्तनत काल में क्या हो गया, तो कुछ ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क का विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में ब्रिजेस, उसके बाद रोड्स, अंडरस्टैंड, रोड बनाए गए, ब्रिजेस बनाए गए, अंडरस्टैंड, और कुछ कैनल्स जिसे हम बोल सकते हैं कि नहरों का भी निर्माण किया गया, और कुछ इरिगेशनल वर्क्स में सिंचाई के कार्यों का भी निर्माण किया गया था। अपार्ट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ न्यू सिटीज़, अंडरस्टैंड, साथ ही नए नगर भी बसाए गए, नए नगर भी बनाए गए। ऑल ऑफ विच एक्सपांडेड कंसिडरेबली ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, और ये सबका विकास हुआ और भी ज़्यादा मुगल टाइम के समय में, जो मुगल काल में इसका अधिक विस्तार भी हुआ, आप देख सकते हैं। Coins in several metals and denominations were introduced as currency. अंडरस्टैंड, कई ऐसे धातुओं के और अलग अलग मूल्य के जो सिक्के हैं वो चलाए गए। The Mughals will use a different system with a रुपया of silver and a दाम of copper. मुगल काल में एक नया ऐसा मुद्रा तंत्र यूज़ किया गया जिसमें चांदी का रुपया था और दाम मीन्स तांबे का दाम शामिल था। अंडरस्टैंड, ये कुछ इमेज आप देख रहे हैं, किसकी इमेज है देखो, ये मैं रीड कर रहा हूँ, नीचे दिया है फिगर नंबर 2.29। अ पर्शियन विल यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स और टैंक्स टू इरीगेट फील्ड्स। अभी जब खेती करनी है, उसके लिए सिंचाई करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए जो उस टाइम की जो वेल थे, कुएं जिसे कहा जाएगा, या फिर टंकियाँ जो थी, उससे पानी निकालने का जो प्रयोग किया गया, उसमें ये पर्शियन व्हील का यूज़ किया गया। ओके, पारसी पहियों का यूज़ किया गया, जिससे क्या किया जाएगा, तो वाटर को निकाला जाएगा कुओं से या फिर टंकियों से। आप देख सकते हैं किस तरह से ये काम कर रहा है, इसे घुमाया जाता था। आगे दिया देखो, एग्रीकल्चर वॉज द मेन स्टे ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर जो है, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। We have already seen how rulers relied on agrarian revenue to maintain their administration and military, typically extracting land revenue at 1/5 of the produce, though some of the sultans raised it as high as 1/2. आप देख सकते हैं कि हमने पहले भी देखा कि जो शासक हुए, उनके प्रशासन में उनको अपना प्रशासन चलाना या फिर सैनिकों को चलाना, इसके लिए कृषि से जो उनको रेवेन्यू मिलता था वो बहुत उस पर निर्भर रहते थे। अंडरस्टैंड, जो रेवेन्यू उन्हें मिलेगा कहाँ से, फ्रॉम द एग्रीकल्चर, वहाँ से वो उस पर ज़्यादा निर्भर रहते थे। आप देखेंगे कि आमतौर पर क्या होता था, टिपिकली एक्सट्रैक्टिंग लैंड रेवेन्यू एट 1/5 ऑफ द प्रोड्यूसेस, उत्पादन का 5वां हिस्सा रेवेन्यू के रूप में वो लेते थे। और साथ ही साथ कुछ ऐसे सुल्तान भी थे जिन्होंने क्या किया था, तो रेवेन्यू जो था वो 1/2 भी कर दिया था, मीन्स आधा कर दिया था, आधा 50% उनके लिए और 50% एज अ रेवेन्यू उन्हें देना पड़ता था एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे पीजेंट्स उनको। द एक्सपांशन ऑफ इरिगेशन सिस्टम इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अलाउिंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल क्रॉप्स including both food, rice, wheat, barley, pearls, sugarcane, spices, etc., and non-food items, cotton, which fed a thriving textile प्रोडक्शन, सिल्क, वूल, डाइज, टिम्बर, जूट एक्सेट्रा। आप देख सकते हैं कि जो सिंचाई प्रणाली का विस्तार हुआ, मीन्स इरिगेशन सिस्टम जो बढ़ गई, इसका फ़ायदा ये हुआ कि इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और इसकी वजह से अलग अलग तरह की क्रॉप का प्रोडक्शन भी बढ़ गया। इसमें क्या है, तो दोनों भी तरह के फूड क्रॉप और नॉन फूड क्रॉप दोनों भी इसमें आते हैं। फूड क्रॉप में स्पेसिफिकली राइस, व्हीट, ओके, चावल, गेहूँ, उसके बाद बार्ली, अंडरस्टैंड, इसके बाद क्या दिया है, पल्सेस, शुगर केन, स्पाइसेस, ओके, दाल, गन्ना, मसाले, इनका प्रोडक्शन बढ़ गया। और नॉन फूड आइटम में दिया उन्होंने कॉटन, कपास जिसे कहा जाता है, जिससे क्या बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं या फिर उनको उद्योग को बढ़ावा मिलता है उसमें। उसके बाद सिल्क, वूल, रेशम, वूल, डाइज मीन्स रंग जिसे बोला जाएगा, अंडरस्टैंड, टिम्बर, जूट, इनका भी प्रोडक्शन बढ़ गया था, उत्पादन बढ़ गया था। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द इरिगेशन का एक्सपांशन होने की वजह से। लेट अस नोट दैट एग्रीकल्चर आउटपुट
वैरिड फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड पीरियड टू पीरियड। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं कि जो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, कृषि उत्पादन क्षेत्र, ये टाइम के हिसाब से क्या होता गया तो बदलता रहा, अकॉर्डिंग टू द टाइम, पीरियड के हिसाब से वो बदलता रहा, पीरियड टू पीरियड, रीजन टू रीजन मीन्स अलग अलग क्षेत्र में उसमें बदलाव होते रहे। द पीजेंट्री सफर्ड सेवरल सीवर फेमाइन इन दिस पीरियड। जो उस टाइम की जो उस दौरान जो किसान थे उन्होंने कई बार ऐसे फेमाइन मीन्स अकाल को उन्हें झेलना पड़ा। अंडरस्टैंड, विथ रिलीफ डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर रूलर्स बेनिवोलेंस, और राहत उस समय के जो, अभी ये उनको राहत कब मिलती थी, डिपेंड करता था उस समय का शासक कौन है, उसकी दयालुता पर ही ये सब निर्भर करता था कि उन्हें किस तरह की राहत उससे मिलेगी, उस फेमाइन से, उस अकाल से। अंडरस्टैंड, 2.30 का कुछ फिगर है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, विजयनगरा लैंड ग्रांट, विजयनगर का भूमि अनुदान जिसे बोला जाएगा हिंदी में शुद्ध लैंड ग्रांट मीन्स भूमि अनुदान। इंस्क्राइब्ड ऑन अ कॉपर प्लेट, ओके, जिसे ताम्रपत्र पर लिखा गया है, कॉपर की प्लेट पर क्या लिखा गया है देखो, द इक्विवेलेंट ऑफ मॉडर्न डे प्रॉपर्टी डीड्स। अभी आज के ज़माने में जो ज़मीन के कागज़ होते हैं वो उसके बराबर था, मीन्स उस टाइम पे कागज़ नहीं थे तो वो क्या करते थे तो उस कॉपर की प्लेट पर ये सब लिख कर रखते थे, इंस्क्राइब करके रखते थे। अंडरस्टैंड, तो ये कुछ उसका इमेज आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल, क्राफ्ट पीपल मेड अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेपन्स टू यूटेंसिल्स टू ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी आइटम्स। अभी कपड़ों के अलावा, टेक्सटाइल के अलावा भी जो कारीगर थे उन्होंने क्या किया तो हथियारों से लेकर, मीन्स प्रोडक्शन वाइड रेंज, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उन्होंने किया किसका तो हथियार, वेपन से लेकर मीन्स हथियारों से लेकर बर्तन, यूटेंसिल मीन्स बर्तन, उसके बाद ऑर्नामेंट्स मीन्स आभूषण, ओके, उसके बाद ज्वेलरी आइटम्स, इन सब वस्तुओं को भी उन्होंने बनाया। किन्होंने बनाया, ये क्राफ्ट पीपल जो कारीगर थे उन्होंने। अंडरस्टैंड, शिप बिल्डिंग इसेंशियल टू रिवर एंड ओवरसीज ट्रेड डेवलप्ड कंसिडरेबली इन दोज सेंचुरीज। अंडरस्टैंड, नदी और समुद्र में व्यापार के लिए जो आवश्यक ऐसी चीज़ है वो कौन सी, तो शिप बिल्डिंग, जहाज का निर्माण, ये भी बहुत उस सदी में, उस टाइम पीरियड में वो भी काफ़ी विकसित हुआ क्योंकि इसका यूज़ एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाता था। इंडियन गुड्स वर एक्सपोर्टेड थ्रू कोस्टल एंड रिवरसाइड टाउन्स सच एज कालीकत, मैंगलोर, सूरत, मछलीपट्टनम और हुगली। अंडरस्टैंड, ये जो भारतीय सामान है उनका निर्यात जो तटीय और नदी किनारे बसे नगरों जैसे कि कालीकत, मैंगलोर, सूरत, मछलीपट्टनम और हुगली से होता था। इन जगहों से ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी। इंडिया इम्पोर्टेड मच लेस दैन इट्स एक्सपोर्ट। इंडिया जो था जितना निर्यात करता था बहुत कम आयात उस समय में इंडिया करता था या फिर की जाती थी इंडिया से, बहुत ज़्यादा निर्यात ही होता था मोस्टली। इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड सिल्क, हॉर्सेस, मेटल्स एंड ऑल काइंड ऑफ लग्जरी गुड्स। अभी इम्पोर्ट में क्या किया जाता था, आयात में रेशम जिसे सिल्क आ जाएगा, घोड़े, उसके बाद आगे क्या दिया देखो, मेटल्स मीन्स धातुएं, और बहुत सारी ऐसी लग्जरी गुड्स मीन्स विलासी ऐसी चीज़ें भी आयात की जाती थी। मर्चेंट्स फ्रॉम अरेबिया, पर्शिया, नाउ ईरान एंड सेंट्रल एशिया सेटल इन इंडियन पोर्ट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द बस्लिंग ट्रेड एक्टिविटीज़। अंडरस्टैंड, जो अरब या फिर फारस मीन्स आज का जो ईरान है, पर्शिया आज का ईरान, एंड सेंट्रल एशिया और मध्य एशिया से जो व्यापारी थे वो क्या करते थे तो भारतीय बंदरगाह जो है इंडियन पोर्ट्स में आकर बस गए और वो अपना व्यापार कर रहे थे। उनका भी बहुत बड़ा योगदान आप देख सकते हैं भारत से हो रहा था क्योंकि वो बंदरगाह में आकर बस गए थे। उसके बाद दिया देखो आगे वाले पैसेज में, द हुंडी सिस्टम ऑल्सो इनेबल्ड मर्चेंट्स टू ट्रांसफर फंड्स अक्रॉस पॉलिटिकल बाउंड्रीज विदाउट फिजिकली ट्रांसपोर्टिंग करेंसी मेकिंग देम लेस वल्नरेबल टू प्लंडर। अभी ये जो हुंडी सिस्टम थी, हुंडी प्रणाली, इसने क्या किया तो व्यापारियों को एक सुविधा दी कि वे बिना क्या किए असली मुद्रा लिए जाए अलग अलग क्या कर सकते तो राजनीतिक जो क्षेत्र है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज में क्या कर सकते हैं तो धन का लेन देन कर सकते हैं। मीन्स कोई फंड लेके जाना नहीं है, बिना
फंड लिए जाके भी मीन्स मुद्रा लिए जाए भी अलग अलग राजनीतिक क्षेत्रों में धन का लेन देन कर सकते थे। ये थी हुंडी प्रणाली या फिर हुंडी सिस्टम। और इसका फ़ायदा ये होता था कि इससे लूटपाट का खतरा कम हो जाता था। अंडरस्टैंड। अभी हुंडी सिस्टम क्या है इसके बारे में दिया है, देखो डोंट मिस आउट में, तो वो भी डिटेल में समझेंगे। उससे पहले ये 3 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। ट्रेडर कम्युनिटीज सच एज मारवाड़ीज became adept at operating across different political regimes, developing parallel system of credit and trust that function independently of official structure। अब देख सकते हैं जो मारवाड़ी है जैसे व्यापारी समुदाय, ये क्या होते थे अलग अलग शासनों में व्यापार, अलग अलग जगहों पे ये व्यापार करने में निपुण हो गए थे, अलग अलग जगह पे वो व्यापार करते थे पॉलिटिकल रिजीम्स में, और उन्होंने ये सिस्टम डेवलप की थी। डेवलपिंग पैरेलल सिस्टम ऑफ क्रेडिट, समांतर ऐसी प्रणाली उन्होंने विकसित की। किसकी? क्रेडिट की। क्रेडिट मीन्स वी नो दैट कर्जा जिसे बोला जाएगा, ऋण जिसे हम बोल सकते हैं, या फिर एक भरोसा, ट्रस्ट, ये उन्होंने विकसित किया। दैट फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑफिशियल स्ट्रक्चर, और ये जो है ये जो सिस्टम थी वो सरकार से या फिर सरकारी ढांचों से स्वतंत्र रूप से काम वो करती थी, मीन्स अलग से वो काम कर रही थी। उसका अलग ही स्ट्रक्चर था जो चलता था किस पे? क्रेडिट और ट्रस्ट पे। अभी मैंने आपको पहले बताया कि हुंडी सिस्टम क्या है, यह हम यहाँ पे समझेंगे। ये जो हुंडी है वॉज अ रिटन इंस्ट्रक्शन टू मेक पेमेंट टू एन इंडिविजुअल। ये जो हुंडी सिस्टम है उसमें जो हुंडी है एक लिखित आदेश होता था जिसमें किसी भी व्यक्ति को भुगतान करने का निर्देश दिया जाता था। जैसे कि आज के टाइम पीरियड में हम चेक देते हैं, उस पर लिखा जाता है कि इतने इतने अमाउंट दे दो, तो इस तरह की ये हुंडी सिस्टम थी उस टाइम पीरियड में। इट कुड बी कैरिड अक्रॉस पॉलिटिकल बॉर्डर्स एंड इनेबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विदाउट द नीड टू कैरी करेंसी। इसे क्या किया जाता था? इट कैन बी कैरिड अक्रॉस पॉलिटिकल बॉर्डर, जो पॉलिटिकल बॉर्डर से राजनीतिक सीमा है उसके पार लेके जाया जा सकता था, और एंड इनेबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विदाउट द नीड टू कैरी करेंसी। और क्या होता था? तो इससे इस हुंडी को यूज़ करके बिना जो करेंसी या फिर मुद्रा ले जाए ही आर्थिक लेन देन संभव हो जाता था। अंडरस्टैंड। प्रीकर्सर्स ऑफ मॉडर्न बैंकिंग, ये आधुनिक बैंकिंग का एक आरंभ था, ऐसा हम बोल सकते हैं। दिस सिस्टम्स वर्क अक्रॉस ट्रेड नेटवर्क्स विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द रूलिंग क्लासेस। और ये जो सिस्टम थी, ये जो प्रणाली थी, इसमें शासकों की जो भागीदारी के बिना ही ये सब सिस्टम बनाई गई थी। ये जो जाल था, ये व्यापारिक जाल जो है वो काम कर रहा था बिना किसी भी शासक के भागीदारी के बगैर। ये हुंडी सिस्टम भी उस टाइम पीरियड में थी। इसके बाद दिया टेम्पल्स एज सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो आर्थिक गतिविधियां है उसके केंद्र में मंदिर थे। मीन्स मंदिर किस तरह से केंद्र में थे आर्थिक गतिविधियों के, इसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। क्या दिया देखो, मेनी टेम्पल्स वर नॉट मोर दैन सेंटर्स फॉर वर्शिप, लर्निंग, सोशल इंटरेक्शंस और परफॉर्मिंग आर्ट। कई ऐसे जो मंदिर थे वो सिर्फ केवल पूजा के लिए या फिर शिक्षा के लिए या फिर सोशल इंटरेक्शन मीन्स सामाजिक मेलजोल या फिर परफॉर्मिंग आर्ट, कला प्रदर्शन के केंद्र ही नहीं थे। तो दे आल्सो क्रिएटेड इकोसिस्टम, अंडरस्टैंड, विद बर्स्लिंग मार्केट। उन्होंने क्या किया? तो जीवंत ऐसे बाजार वाले आर्थिक तंत्र भी उन्होंने बनाए थे, बर्स्लिंग मार्केट उन्होंने बनाए थे मंदिरों ने। अंडरस्टैंड। रूलिंग क्लासेस डोनेटेड लैंड एंड वेल्थ, जो शासक वर्ग था वो मंदिर में जो देवता है उनको लैंड मीन्स भूमि और धन वो देते थे, वेल्थ देते थे टेम्पल डेटीज को, मंदिर के देवताओं को। हेड इन ट्रस्ट बाय टेम्पल मैनेजर्स हु डेवलप्ड कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स। और ये दान देने के बाद में मंदिर जो प्रबंधक थे वो भरोसे से लेकर उसे क्या यूज़ करते थे? तो समुदाय की सुविधाओं का विकास करने के लिए उसका यूज़ करते थे। जैसे कि क्या पता किसके लिए यूज़ किया जाता है इसे? इरिगेशन सिस्टम या फिर टैंक्स बनाने के लिए। अंडरस्टैंड। इसके लिए इसका यूज़ होता था, सिंचाई व्यवस्था, तालाब ये बनाने के लिए। उसके बाद जो तीर्थयात्री है उनका अकोमोडेशन मीन्स धर्मशालाएं बनाने के लिए, छत्रम जिसे कहा जाएगा, विश्राम स्थल बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इन सब वेल्थ का। और ये कौन करता था? तो जो कमेटी थी, प्रबंधक कमेटी मंदिर की, वो ये सब चीज़ें कर रही थी। टेम्पल्स प्रोवाइडेड मर्चेंट्स विथ क्रेडिट एंड फंडेड इंटरनल एज वेल एज मेरीटाइम ट्रेड।
मंदिर जो थे वो क्या करते थे, प्रोवाइडेड मर्चेंट्स विथ क्रेडिट, वो व्यापारियों को कर्जा भी देते थे, मीन्स ऋण उपलब्ध कराते थे, एंड फंडेड इंटरनल एज वेल एज मेरीटाइम ट्रेड, और इसका और किसके लिए वो सहारा देते थे, सपोर्ट कर रहे थे, ये फंड देते थे फॉर द पर्पज ऑफ इंटरनल ट्रेड, आंतरिक, और मेरीटाइम ट्रेड मीन्स समुद्री जो व्यापार है इसको भी वो सपोर्ट कर रहे थे, व्यापारियों को, मर्चेंट्स को। While early periods saw prosperity, the late 1600s witnessed economic stress, जहाँ जो शुरुआती समय में समृद्धि थी, प्रॉस्पेरिटी से हम कहते हैं, तो वही 1600 में उनके जो अंतिम वर्ष है उसमें आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ गई थी, इकोनॉमिक स्ट्रेस बढ़ गया था। अंडरस्टैंड, peasants were often left with a small share of their produce after taxes and payment to intermediary parties। अब ये जो वो टैक्स दे रहे थे पीजेंट्स, और जो इंटरमीडिएटरी पार्टी में जो मध्यस्थी करने वाली जो पार्टीज है उनको जो वो टैक्स देते या फिर कुछ पेमेंट कर रहे थे, इसकी वजह से उनके पास बहुत छोटा सा हिस्सा उनके पास बच जाता था। इसकी वजह से क्या हो गया, दिस कॉज मेनी टू लूज देयर लैंड एंड बिकम बॉन्डेड लेबरर, और इसकी वजह से वो अपनी ज़मीन खो बैठते थे, और इसका परिणाम यह हो रहा था कि दे वर बिकमिंग बॉन्डेड लेबरर्स, वो क्या बन रहे थे, तो बॉन्डेड लेबरर्स बन रहे थे, मीन्स बंधुआ मजदूर वो बन गए। हिस्टोरियंस सजेस्ट दैट क्राफ्ट पीपल एंड लेबरर्स टू ऑफन फेस हार्श इकोनॉमिक कंडीशन। इतिहासकार बताते हैं कि जो कारागिर थे, क्राफ्ट पीपल और लेबरर मीन्स मजदूर, उनको भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंडरस्टैंड, वो भी कंडीशन उन्हें फेस करनी पड़ी। India was still a land of abundance as testified by many Arab and European travelers, but the wealth was largely concentrated in the hands of rulers, courtiers, high officials and the merchant classes। भारत अब भी क्या था, तो भारत अब भी समृद्ध भूमि थी, जैसे कि यूरोप और अरब के जो यात्री है उन्होंने लिखा है, मगर यह प्रॉब्लम क्या हो रहा था, तो ये जो वेल्थ है, जो धन है, ये मुख्य रूप में किसके हाथ में था, लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ रूलर्स। ये समेटा हुआ था, सिमटा हुआ था, कौन से लोगों के बीच में, जो रूलर्स है। अंडरस्टैंड, मुख्य रूप से रूलर, शासक, कोर्टेस में दरबारी, उच्च अधिकारी, हाई क्लास ऑफिशियल्स, और मर्चेंट्स मीन्स व्यापारी, इन लोगों के हाथ में ये सिमटा हुआ था। फ्रीक्वेंट वेलफेयर इन एडिशन कॉज फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन। फ्रिक्वेंट वॉरफेयर, लगातार जो युद्ध हो रहे थे, इसके कारण लोगों का जबरन विस्थापन भी, लोगों को जबरन विस्थापित भी होना पड़ रहा था। डिस्प्लेसमेंट में विस्थापित होना, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, पॉपुलेशन ऐसी मूव हो रही थी। एट द लेवल ऑफ कॉमन पीपल देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ क्लैशेस। अभी एक जो साधारण जनता है उनके बीच में अगर देखेंगे तो कई बार उनके बीच में क्लैशेस हुए, टकराव हुए, और ये टकराव क्यों हुए, तो स्पेशली और सैक्रेड साइट्स दैट हैड बीन डिसिक्रेटेड और डिस्ट्रॉयड अंडर द रूलर्स सैंक्शन। और ये जो कुछ पवित्र ऐसे धार्मिक स्थल थे उनको लेकर ये टकराव हुए, जिसमें जो शासक थे, रूलर्स, उनकी अनुमति से क्या किया जाता था, ये जो पवित्र स्थल थे उन्हें डिस्ट्रॉय किया, मीन्स तोड़ देना, नष्ट कर देना, या फिर अपवित्र किया जाता था, डिसिक्रेटेड किया जाता था। इसकी वजह से भी आम जनता के बीच में भी क्या होते थे, तो क्लैशेस, झगड़े होते थे, टकराव होते थे। बट बाय एंड लार्ज पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स एंड कम्युनिटीज लिव्ड पीसफुली साइड बाय साइड, इकोनॉमिकली डिपेंड ऑन ईच अदर। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो अलग अलग धर्मों के समुदाय और समुदाय के जो लोग थे वो शांति से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। अंडरस्टैंड, अलग अलग धर्मों के लोग, समुदाय के लोग शांति से साथ में रह रहे थे। इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और आर्थिक रूप से वे एक दूसरे पे निर्भर थे। इवन एज मोस्ट रूलर्स अक्रॉस इंडिया पैट्रोनाइज द आर्ट। भारत के जो अधिकांश ऐसे शासक थे उन्होंने कला को संरक्षण दिया। कम्युनिटीज़ को भी दिया, मीन्स विभिन्न समुदायों को। स्ट्रो टू मेंटेन और रिवाइव देयर ट्रेडिशन, क्या करने के लिए संरक्षण दिया, खुद की परंपराओं को बनाए रखने के लिए, या फिर उन्हें रिवाइव करने के लिए, मीन्स उन्हें फिर से जीवित करने का भी उन्होंने प्रयास किया, बहुत सारे इंडियन रूलर्स ने। अंडरस्टैंड, मेनी ऑफ विच अडॉप्टेड टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, बहुत सारे इसमें से कई ऐसी जो परंपराएं हैं उन्होंने क्या किया, तो अपनी बदलते हुए अपने जो खुद के जो हालात है उसके हिसाब से उन्होंने क्या कर लिया, तो खुद को
एडजस्ट कर लिया, फिर खुद को अडॉप्ट कर लिया, उन सब चीज़ों को भी उन्होंने, चेंजेस को भी अडॉप्ट कर लिया बहुत सारे समुदायों ने। अमंग दोज कल्चरल ट्रेडिशन, इन सब सांस्कृतिक परंपराओं में अ फेयर डिग्री ऑफ इंटरेक्शन रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ शेयर हेरिटेज, इसकी वजह से क्या हो गया, तो एक साझा ऐसी धरोहर निर्माण हुई, मीन्स शेयर हेरिटेज इससे निर्माण हुआ इन सब चीज़ों की वजह से। थ्रू इट ऑल इंडिया इंड्योर्ड इकोनॉमिकली प्रॉस्परस ऑन द होल बट ऑफन पॉलिटिकली अनस्टेबल, इन सब के बीच में आप देख सकते हैं, आपको भारत जो है वो वैसे ही रहा, कायम रहा भारत, और आर्थिक रूप से वो समृद्ध था रहा, और कभी कभी इसमें क्या हुआ, तो पॉलिटिकल अनस्टेबल मीन्स राजनीतिक रूप से वो अस्थिर भी रहा। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ फ्रिक्वेंट रीशेपिंग ऑफ पॉलिटिकल मैप, इंडिया फेस सीरियस चैलेंजेस बट सर्वाइव्ड, इस दौर में बार बार जो राजनीतिक नक्शा है वो बदलता रहा, पॉलिटिकल मैप रीशेप मीन्स बदलता रहा, और भारत ने गंभीर ऐसी चुनौतियों का सामना भी किया, फेस सीरियस चैलेंजेस भी उसने किए, फिर भी इट सर्वाइव मीन्स ये भी बचा रहा। इट इज़ अ टेल नॉट ओनली ऑफ हार्डशिप बट ऑल्सो ऑफ रेसिलियंस, ये केवल कठिनाइयों का ही नहीं तो धैर्य और मजबूती की ये कहानी है। टेल मीन्स कहानी, अंडरस्टैंड, तो कठिनाइयाँ ही नहीं, साथ ही साथ मजबूती की, धैर्य की ये कहानी है। थ्रू द सॉर्ड व्हेन द ओकेजन डिमांडेड, जब कभी भी ज़रूरत पड़ी तब तलवार से, बट ऑल्सो साथ ही साथ थ्रू फ्रेश क्रिएशन इन आर्ट लिटरेचर स्पिरिचुअलिटी एंड टाइमलेस वैल्यूज़, और साथ ही कला साहित्य अध्यात्म जिसे कहा गया स्पिरिचुअलिटी, और टाइमलेस वैल्यूज़ मीन्स शाश्वत ऐसे मूल्यों की नई रचनाओं से क्या किया गया, तो इसे टैकल किया गया, इससे लड़ा गया, तलवार से भी हुआ और साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पर इन सब चीज़ों का भी वहाँ पे यूज़ हुआ है इन सब कठिनाइयों से लड़ने के लिए। तो चैप्टर हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है, फिर भी एक लास्ट का जो पॉइंट है वो हम कर ही लेते हैं, दैट इज़ बिफोर वी मूव। चैप्टर आगे के चैप्टर की तरफ बढ़ने से पहले क्या कुछ हमने पढ़ा या फिर क्या कुछ आगे देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है, तो चलिए क्या दिया है देखते हैं। बिफोर वी मूव, आगे बढ़ने से पहले, दिस पीरियड विटनेस मेनी फॉरेन इन्वेंशंस लेड बाय टर्किक, अफगान एंड मुगल फोर्सेस विच कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। इस काल में क्या हुआ, तो तुर्क, टर्किक मीन्स तुर्क, अफगान और मुगल सेना जो है, ये जो विदेशी आक्रमण है, ये इनके आक्रमण भारत पर हुए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नाश हुआ, डिस्ट्रक्शन, वाइड स्प्रेड मीन्स व्यापक ऐसा विनाश हुआ। द फॉल ऑफ ओल्ड डायनेस्टी, जो पुराने राजवंश थे वो नष्ट हो गए, एंड द राइज एंड फॉल ऑफ किंगडम्स एंड एम्पायर्स, और नए राज्य और साम्राज्यों का उदय और उनका पतन भी हुआ। कंटिन्यूअस वॉरफेयर, अलायंसेस एंड कॉन्क्वेस्ट रीशेप इंडियाज पॉलिटिकल बाउंड्रीज, लगातार युद्ध, अलायंसेस में संधियाँ और कॉन्क्वेस्ट में विजय ने क्या किया, तो भारत की जो राजनीतिक सीमाएं हैं उनको नया रूप दिया, पॉलिटिकल बाउंड्रीज को नया बनाया। द पीरियड हैड मेनी इंस्टेंसेस ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, इस टाइम पीरियड में जो धार्मिक असहिष्णुता है, इंटॉलरेंस, वो भी, उनकी भी घटनाएं देखी गई। बुद्धिस्ट, जैन्स, हिंदू, सिख्स, जोरोस्ट्रियंस एंड ट्राइबल सफर सीवर परसिक्यूशन एट दैट टाइम, जो बुद्धिस्ट है मीन्स बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख, जोरोस्ट्रियन और आदिवासी जो समुदाय है उनका कई बार कठोर ऐसा उत्पीड़न भी उन्हें झेलना पड़ा, बहुत एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज़्यादा उनकी हत्याएं की गई, परसिक्यूशन उनका हुआ। दो सम रूलर्स वर मोर ब्रॉड माइंडेड दैन अदर्स, और कुछ ऐसे जो क्या बोल सकते हैं हम, शासक थे वो उदार भी थे, ब्रॉड माइंडेड से बोला जा सकता है। एग्रीकल्चर एंड ट्रेड एक्सपांडेड, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि और व्यापार का विस्तार हुआ। इनहांसिंग इंडियाज वेल्थ एंड कनेक्टिविटी विद द वाइडर वर्ल्ड, जिससे भारत की जो संपन्नता है और दुनिया में एक जुड़ाव इससे बढ़ा, कनेक्टिविटी बढ़ गई। येट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कॉमन सब्जेक्ट्स जनरली रिमेन हार्श, फिर भी जो आम जनता है उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो वैसे ही कठिन ही रही। इंडियन सोसाइटी शोड अडेप्टेबिलिटी एंड रेसिलियंस इन रिबिल्डिंग टाउन्स, सिटीज़, टेम्पल्स एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी, जो भारतीय समाज है उन्होंने नगर, शहरों को, मंदिरों को और अर्थव्यवस्था के जो अन्य हिस्से हैं उनको दोबारा खड़ा करने में
अनुकूलता और धैर्य दिखाया। अडेप्टेबिलिटी मीन्स अनुकूलता उन्होंने दिखाई, और रेसिलियंस मीन्स जैसे कि हम सब जानते हैं धैर्य उन्होंने दिखाया इसे फिर से बनाने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए, फिर वो टाउन हो, सिटीज़ हो, टेम्पल्स हो या फिर कोई दूसरी चीज़ हो। एट द सेम टाइम इट फाउंड वेज टू प्रिजर्व कल्चरल ट्रेडिशन, जो सांस्कृतिक परंपराएं उनको सुरक्षित रखने में, एंड ब्लेंड इंडिजिनियस एंड फॉरेन एलिमेंट्स टू क्रिएट न्यू कल्चरल एक्सप्रेशन, जो स्वदेशी और विदेशी तत्व है उनको मिलाकर नए सांस्कृतिक रूप बनाने के रास्ते खोजे गए उस टाइम पीरियड में। मेनी फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर इंक्लूडिंग आर्किटेक्चर, म्यूजिक एंड पेंटिंग फ्लरिश। इस टाइम पीरियड में, इस काल में क्या हुआ, तो कला और संस्कृति के अनेक रूप जैसे कि वास्तुकला, संगीत, चित्रकला, इन ये अच्छे से वो फल फूल सके। तो ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो भी आप जाकर दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो आपको अच्छे इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल। आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट के फ्रॉम 6 to 10 तक एनसीईआरटी बोर्ड की जो सब्जेक्ट है उनके आपको वीडियो मिल जाएंगे। इसीलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।